अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। मामलात सियासी एतबार से जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, कल भी हम यही बात कर रहे थे कि वो बड़े परेशान कर देने वाले हैं, तशवीश में मुब्तला कर देने वाले हैं। तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि आखिरी कार्ड उनके पास है। अब उसमें कुछ क्लैरिटी आना शुरू हो गई है। कल हम इसी पर बात कर रहे थे कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि इन केस के अब किसी भी तरह से मुतालबात ना माने जाएं उनके, और जो एहतजाज किया उसका नतीजा क्या निकला 26 नवंबर को, तो फिर यही लास्ट रिजॉर्ट बचता है। आज तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का कानून दुनिया भर में अमल में होता है कि जहां पर आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वोट के जरिए ना आए हो तो फिर टैक्स भी नहीं दिया जाता हुकूमत को। अब ये कैसे चलेगा आगे मामला, तहरीक इंसाफ कैसे चलाएगी और इसमें कितनी सीरियसनेस है, और हुकूमत क्या मुज़ाकरात उससे पहले उस टेबल पर आएगी, ये मामला तो डिस्कस करेंगे। फैसल वाडा साहब ने उसके अलावा इंपॉर्टेंट इस वजह से फैसल वाडा साहब की बात करना कि जो बातें वो करते हैं वो बाद में ठीक भी साबित हो जाती हैं, तो फिर जाहिर है कि तशवीश में मुब्तला होना बनता है जब फैसल वाडा साहब कुछ इस तरह की बातें करेंगे। सुने जरा। इमरान खान साहब की जो करदा गुनाह की सजा तो उनको मिल रही है, तो उनको फंसा दिया गया या उनको मजबूर कर दिया गया, क्योंकि वो तो चीज़ें उन्होंने 30 साल नहीं की वाप की है, लेकिन बेगम से और उनके हवाले से उनकी जान भी बचानी है। और आप सब पूरी कौम देख रही है कि उनके साथ क्या ड्रामा और गेम हो रही है। उनको मजीद बदतरीन जगह पे ले जाया जा रहा है। और जो 14 तारीख कॉल है उसके पीछे फिर रीजंस हैं पाकिस्तान के लिए नहीं है। 14 तारीख को उन्होंने कहा नाफरमानी करेंगे। ये फैसल वाडा साहब का बयान आपने सुना है। अब तशवीश में मुब्तला होना बनता है कि फैसल वाडा साहब को अचानक ये फिक्र क्यों लाहिक होना शुरू हो गई कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। और ये तो बात समझ आती है कि पार्टी के अंदर रिफ्ट पैदा करने के लिए और उनकी जो बेगम है बुशरा बेगम, उनके हवाले से ये बातें वो करें, लेकिन अचानक ही साथ साथ उन फोर्सेस से जिनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जो हुकूमत के खिलाफ बयान देते हैं, तो उनसे भी फैसल वाडा साहब मिलने जाते हैं और तासुर वहाँ पे ये दिया जाता है कि हुकूमत शायद मुश्किल में है और वाडा साहब उधर कोई मामला बना रहे। खैर, विल स्टार्ट द डिस्कशन। नईम पंजोता साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं। थैंक यू वेरी मच पंजोता साहब आपके वक्त का। नासिर भट्ट साहब फ्रॉम PMLN, बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब आपने वक्त दिया। और शाहिदा अख्तर साहब हमारे साथ होंगी JUFA से। पंजोता साहब, एक तो ये सबसे पहले ये जो लास्ट कार्ड है यही है सिविल नाफरमानी की तहरीक, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। और अब उसमें उसके जो खद्दो खाल फाइनल हुए हैं, जो मुझे आज वो आपके तर्जुमान के जो मैंने टिकर्स पढ़े हैं या उसके जो स्टेटमेंट्स उनकी मैंने पढ़ी हैं, उससे मुझे समझ आ रहा है कि ये टैक्सेस का मामला है कि टैक्स नहीं देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये कैंपेन चलाएगी। तो ये किसमें थोड़ा क्लैरिटी दीजिएगा, व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन कि टैक्स नहीं देने। बहुत शुक्रिया अकबर भाई साहब ने मौका दिया। देखें, दुनिया में आप कहीं पर चले जाएं, पूरी दुनिया में एक हुस्न है, जमहूरियत का हुस्न है। कहीं पर कोई गलत काम होता है किसी माशरे के अंदर, तो वहां पर लोग आवाज उठाते हैं, एहतजाज करते हैं, लीगल रास्ता इख्तियार करते हैं, यानी वो बताते हैं दुनिया को कि ये गलत काम हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी यही सूरत हाल है। आप देखें 2 साल से ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जारी है। हमारे लीडर को झूठे केसेस में अंदर, हमारे जितने पॉलिटिकल लोग हैं उसके अलावा वर्कर्स हैं, आए रोज गिरफ्तारियां, छापे, और हर एहतजाज के ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों के हिसाब से लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। आप ये देख लें कि ऐसी गवर्नमेंट बनाएगी जो इलीजिटिमेट है, तो आपके पास जब जमहूरियत पे हमले हो रहे हों, आइन को डीरेल किया गया हो, गिरफ्तारियां हो रही हों, तो क्या आपके पास ऑप्शन है, एहतजाज का और लीगल। तो हमने दोनों अडॉप्ट किए और दोनों के अंदर देख लें कि लीगल साइड को इन्होंने 26वीं तरमीम के जरिए खत्म किया और एहतजाज वाला जो रास्ता है उसके अंदर आप देख लें उसी अवाम को, जिस अवाम के आप दावे करते थे कि जनाब वोट को इज्जत दो, वो जो अवाम के बात आप करते थे कि निकलो जी हमारी खातिर निकलो, जो आपके नायली के ऊपर भी नहीं निकले, आपको खारिज किया गया, आप नहीं निकले क्योंकि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि आपके साथ वो निकलते। लेकिन कम से कम 2, 4, 10, 20 हजार, 40 हजार जो भी आपके एहतजाजों के अंदर लोग आते रहे, वो भी तो अवाम ही थी ना। उसको आप आज इस तरह से दे रहे हैं कि आज वो देख चुके हैं, उनके बच्चे देख चुके हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इनके हाथों में ठीक नहीं है। एक ही वाहिद लीडर इमरान खान है जो इस मुल्क को बचा सकता है। तो हमने बिल्कुल, खान साहब ने इसके ऊपर अनाउंसमेंट की है और बिल्कुल इसमें हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस पे क्लैरिटी ये दे दीजिएगा पंजोता साहब, कौन से टैक्सेस नहीं देने इसमें सिविल नाफरमानी में। पहले बिल्स वगैरह वाला मामला आया था 2014 में जब इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था। इस दफा मुझे वो तो नहीं लग रहा जो स्टेटमेंट आपकी पार्टी की तरफ से आई है। ये किन टैक्सेस की बात हो रही है जो कहा जाएगा कि ये ना दिया जाए? देखिए, पहले बात तो है रेमिटेंस जो है वो उस पर पाबंदी के हवाले से बात हुई है। अब मरला बमरला इस तरह से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर हमारा मौका बड़ा क्लियर है। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी
एक्शन उस वक्त तक नहीं होगा, उससे पहले अगर हमारी डिमांड्स पूरी कर ली जाए। हम कहते हैं कि 9 मई और 26 पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए और तमाम लोगों को रिहा किया जाए, क्योंकि बेगुनाह आपने डाले। राना सनाउल्लाह और दीगर इनके रहनुमा खुद कह चुके हैं कि अगर बातचीत होती है तो रिहाई भी हो सकती है। तो रिहाई, आप अदालत की तो बात नहीं कर रहे ना, आपने जब डाला हुआ दूसरे तरीके से तो फिर डेफिनेटली आपने एडमिट भी कर लिया। और ये चीजें जो है ना वो आप केसेस के अंदर देख सकते हैं। जब किसी ओपन अदालत के अंदर केस आता है वहां पर सारी चीज खुल जाती है कि जज साहब ने क्या किया, प्रोसिक्यूशन ने क्या किया। ये तो एक ही केस बार बार बनाया जा रहा है। अब तोशाखाना ही आप देख लें, चौथी दफा स्टार्ट किया गया। तो केसेस ही इस तरह के हैं जो आपने सिर्फ अंदर रखने के लिए बनाए हैं और आए रोज बना रहे हैं। जब एक जमानत हो जाती है उसके बाद फिर गिरफ्तारी डाल देते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सिलसिला बंद हो। दुरुस्त कह रहे हैं नईम हैदर पंचोता साहब। नासिर भट्ट साहब, आपने अभी गुफ्तगू भी सुनी है नईम हैदर साहब की। असल में हकीकत तो यही है ना कि तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त सारे रास्ते जो है वो बंद है, कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। नईम हैदर साहब फरमा रहे हैं कि लीगल साइड भी देख ली है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ नासिर भट्ट साहब कि क्या वजह है, मुज़ाकरात की दावत क्यों नहीं देते आप कुछ को रिलीफ देंगे, बनी गाला शिफ्ट कर दें, या जो जेल में 9 मई के कैदी हैं को माफी दिलाफी, कैसे बात आगे बढ़ेगी? भट्ट साहब, आप तो पंचायती आदमी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजोता साहब की बातें मैं सुन रहा हूँ। हमने कुछ नहीं किया, हमने ये नहीं किया, 9 मई भी हमने नहीं किया, 26 जो ये नवंबर हुआ है वो भी हमने नहीं किया। हम पुरअमन लोग हैं। हमने कभी जब ये एहतजाज किया, पुरअमन किया है, वो कलाशनकोव जो गंडापुर उठा के लाता था, वहां से जो सारा कुछ वो जितनी ताकत थी ना KPK की वो उठा के साथ लाते थे। पुलिस वाले पकड़े गए, गैर मुल्की। ये लंबी बात है, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। बात ये है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ किया, आपने कहा सिविल नाफरमानी, आप याद करें इमरान खान ने बिजली का बिल जलाया था कि बिल नहीं देना, दूसरे दिन सबसे पहले बिल अपना जमा कराया था। ठीक है, बात यह है कि इमरान खान की जो सियासत है ना, अगर उसका रवैया चेंज नहीं होगा, अगर वो ये समझता है कि वो डी चौक बंद करके 7 गैर मुल्की ला के, दहशतगर्द ला के और 3 रेंजर्स वाले, 1 पुलिस वाले को शहीद करके और लोगों को वहां छोड़ के बुशरा बीबी और ये भाग के चले गए कि हम छोड़ेंगे नहीं। बात यह है जब आप रवैया चेंज नहीं करेंगे, इमरान खान ये समझ, अब वो आप कहते हैं ना एक कार्ड उसने जो आखिरी यूज करना है वो आप पाँव पकड़ रहा है, ये उसका आखिरी कार्ड है कि मुझे बाहर निकालो। इमरान खान को ये बता दें कि आपने अगर बाहर आना है ना तो आपने अदालतों में जाना है, अदालतों में आपको बाहर लेके आना है। ये पंजोता साहब कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब ने काम बंदे रहा कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल राना सनाउल्लाह साहब इनको ये कहेंगे हम आपको जेल से बाहर लाते हैं। जेल से बाहर जब ये बात होती है कि माफ़ी मांग लें, 9 मई पर माफ़ी मांगें, तो उसके बाद हो सकता है आपके बारे में कुछ सोचा जाए, या फिर चलें यूँ देख लीजिए कि इतने संगीन इल्ज़ामात आपके सामने इस मुल्क में हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने की वो उसके सारे केसेस ख़त्म हो गए, वो 9 मई का संगीन जुर्म उस पर ख़त्म हो गया। ये तो खुद हुकूमत ने मजाक बनाया ना इस तरह के इतने संगीन केस का, इतने संजीदा मामले का। देखिए 9 मई में अगर अदालतें गए हुए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने स्टे लिया हुआ है कि वहां जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता किसी को सजा नहीं हो सकती। प्रोसिक्यूशन तो देखे ना, प्रोसिक्यूशन होती है आगे जाके जब ये हुक्म आ जाता है जी इनको आप सजा नहीं दे सकते, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता आप किसी को कैसे सजा देंगे। बात ये है कि ये वीडियो सारी, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूछ रहा था हुजूर, मैं तो हुजूर वाला ये पूछ रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केस कैसे खत्म हो गया। मतलब वो फिर आपका जो अदालती निज़ाम है ये उसका मजाक बनाना ही है ना, एक संजीदा मामला 9 मई जैसा जो भी वो मकरू मामला हुआ उसका भी मजाक बनाने वाली बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी छोड़ी, केस खत्म। देखिए ना, अब बात यह है कि सब लोग, अगर कोई बंदा कहे जी मेरा इमरान खान से तल्लुक नहीं है, मैं इसके साथ गलत चलता रहा हूँ, कई लोगों ने तो माफी भी मांगी है कि खत भी लिखे हैं जी हम इस के कहने पे चलते रहे, हमने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है जो इमरान खान के कहने पे चलते रहे, अब हम इसके साथ नहीं चलते। बात यह है कि हमारे ऊपर भी केसेस बने, मियां नवाज शरीफ के ऊपर भी जब साकिब निसार ने उनको सजा दे दी कि आपके पनामा पे कुछ नहीं मिला तो अकामा पे कहा जी आपको हम डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो हमने भी अदालतों से जाकर रिलीफ लिया। तो ये नहीं हुआ कि किसी ने जेल खोल दी। इमरान खान ने जो कुछ किया, अब आप मुझे बताएं, वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे आप बाहर निकालें, मैं मुज़ाकरात करूंगा।
क्या वो इतना सादा आदमी है इमरान खान? उसको पता नहीं वो जेल में क्यों है? वो 190 मिलियन का जो केस है वो हमने नहीं किया, वो लंदन की अदालत ने जब मनी लॉन्ड्रिंग साबित करके उसका पैसा वापस पाकिस्तान हुकूमत को दिया। नईम हैदर पंचोता साहब, आपने ये नून लीग की गुफ्तगू सुन ली है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप जरा ब्रेक पे जाना है, एक छोटा सा को फिक्रा इस गुफ्तगू पर, और एक मेरे सवाल का जवाब दे दें कि ये जो सिविल नाफरमानी की गुफ्तगू है, इससे आप नहीं समझते कि हुकूमत की मशीनरी तबाह हो जाएगी? कि क्या यहाँ पर बुनियादी हकूक लोगों को हासिल हैं? अगवाकारियां हो रही हैं, छापे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, खवातीन की इज्जत पामाल की जा रही है, मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, सोशल मीडिया बंद किया हुआ है, ट्विटर बंद किया हुआ है। आप जो अकाउंट्स हैं उनको वेरीफाई करके और उनके घरों में उनकी खवातीन को उठा रहे हैं और उस तरीके से आप उनके अकाउंट बंद कर रहे हैं। उनकी आवाज बंद करने के लिए आप नए नए कानून ला रहे हैं। हाँ, मुझे दिखा दें कहीं पर आइन की बहाली हो, कहीं पर जमहूरियत की बहाली हो, कहीं पर आप इलेक्शन पिटीशंस की डिसीजन के हवाले से कोई मुझे अपडेट बता दें कि 180 दिन के अंदर वो फैसले होने थे जो धांधली डाली गई, डाका डाला गया और वो हो गए। जब डील करके ये नवाज शरीफ साहब आए हों तो ये ना कहें कि हम अदालती तरीके से बाहर आए हैं। जब आपको निकाला गया था तो जब आपके साथ बंदे ही कोई निकले तो फिर आपने रोड पर क्या आना था? और आप भी एहतजाज करते रहे, आप भी मार्च करते रहे, आप भी आते रहे हैं। कोई गुनाह नहीं होता कि कोई बंदा एहतजाज करता है या निकलता है, आप भी जलसे करते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज ना ही किसी को रोका है। इसकी मिसालें आपके सामने, मौलाना साहब भी हों, दीगर भी हों। और ये नवाज साहब क्लीन चिट ली इन्होंने डील करके क्लीन चिट ली है, अदालतों से नहीं हुए। नैब आकर खाली गवाही नहीं देता अदालत में खड़े होकर कि इनको बरी कर दिया जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। इमरान खान झूठे में जेल में पड़ा है, वो क्लीन चिट नहीं मांग रहा, वो डील, वो एनआरओ नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहा कि मैं डील, वो कहते हैं मैं फेस करूंगा, बेशक झूठे केसेस में मुझे रखो, मैं 100 साल रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपने झूठे केसेस में रखा हुआ है तो क्या हम उसके लिए एहतजाज करके उनकी रिहाई के लिए बात ना करें? हम तो अदालतों को रुजू किया हुआ है, लेकिन आपको शर्म, जहां पर आप पाकिस्तान की अवाम को गद्दार बनाने पर सारा दिन तुले हुए लगे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब का क्या, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे आ गया है। मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से बट साहब मैं ब्रेक से वापस आ जाऊं, फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। जस्ट अ शॉर्ट स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एक तरफ हम जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का जो आइनी रास्ता है वो मसदूद हो गया हुआ है और एहतजाज अदालत हुक्म भी दे दे तो इंतजामिया इजाज़त नहीं देती। अब मौलाना फजल रहमान साहब वो मदारिस बिल के हवाले से जो उनका मुतालबा था कि ये अब मतलब माना उसको कानून बनाया जाए, उस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए। आज का दिन उन्होंने कहा था कि उस पर अब वो गौर ख्वास करके अगला लाएमल देंगे, यानी कि शायद फजल रहमान साहब JUIFA जो है वो अपने मुतालबे की हमायत में और उसको मनवाने के लिए सड़कों पर भी आ जाए। तो नईम हैदर पंचोता साहब, कोई गुफ्तगू JUIFA के साथ आपकी आगे बढ़ी है? क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी सादा सी है कि जो इसमें तो कोई शक नहीं कि जैसे आपकी भी स्ट्रीट पावर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बट मौलाना फजल रहमान साहब अगर साथ मिल जाते हैं, दो फोर्सेस साथ मिल जाती हैं तो मोमेंटम बहुत बेहतर बन सकता है। देखिए, हमने तो पहले भी बड़ी अपनी ऑफर खुली रखी कि हमारा एहतजाज मुल्क के अंदर कानून और आइन की बहाली के लिए, जमहूरियत की बहाली, आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी, और हमारे मुताबिक के अंदर हमने ये गुजारिश की थी कि जो जो जमातें भी हमारे साथ आना चाहें हम बिल्कुल वेलकम करते हैं। और हमने जिस हद तक कोशिश हो सकी, मौलाना साहब की जमात हो या दीगर जमातें हों, हमने अपने दरवाजे खुले भी रखे और उनसे मुलाकातें भी की। अब जो मदरसों के हवाले से वो अपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वो उनकी डेफिनेटली अपनी एक कॉल है। हमारा उस हवाले से तो कोई लायामल नहीं बना कि उनके साथ ज्वाइनिंग है, लेकिन हमारी जो भी स्ट्रेटजी होगी आपके सामने आएगी। हमारी पार्टी का कल भी, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, शाहिदा अख्तर साहब हमारे साथ हैं, JUIFA की रहनुमा, जरा पूछ लेते हैं कि क्या आगे JUI के प्लान्स हैं JUIFA के। बहुत शुक्रिया शाहिदा साहब, आपने वक्त दिया। आज सुना था कोई अगले लाएमल का ऐलान होना है या बात बन गई है, हुकूमत ने तसल्ली दे दी है, यकीन दहानी करा दी है कि मदारिस बिल हो जाएगा, उस पर साइन भी वो कर देंगे सदर मुमलिकत, तो अब मौखर कर दी, बल्कि कैंसिल कर दिया एहतजाज आपने। क्या सूरत हाल है मैडम? जी बिल्कुल, आज आपको जिस तरह पता है कि इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस अभी जारी है पेशावर में, और इसी में मौलाना फजल रहमान साहब अपना लाहे अमल फाइनल बताएंगे। आज परसों तक की हमारी इनको डेडलाइन की डेट थी मुलाकात के लिए, लेकिन कल भी कोई खास पेशरफ नहीं हो सकी।
टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वो सब कुछ हाल अहवाल खैरियत वो तो होती रही है, लेकिन हमें कोई बाज़ाब्ता ऐसा सॉलिड जवाब नहीं मिला कि ये बिल जो है, जो रजिस्ट्रेशन हमारी मदारस की है, जो एक्ट था, जो तरमीम थी, वो इतनी इन्होंने डिले क्यों की, और जो ताखीरी हर में है अभी इसमें जो कह रहे हैं कि चेंजेस है, बिल्कुल बिला जवाज है, इसका कोई जवाज ही नहीं बनता। तो आज मौलाना साहब अपना फाइनल लाहे अमल बताएंगे। काबिल एहतराम शाहिदा साहबा, आप समझती हैं कि अगर ये फाइनल लाहे अमल आया और प्रोग्राम मार्च की तरफ चल पड़ा कि मार्च करना, तो उसमें आप पीटीआई को भी दावत देंगी कि वो आपके साथ मार्च करें? जी देखें, अभी तक तो हमारा अपना है कि हम जिस तरह पीटीआई का था उनका अपना मार्च था, उन्होंने जिस तरह पहले भी हम कहते रहे हैं कि अगर वो मुशावरत के लिए आए या कोई होगा तो उसी के मुताबिक फिर प्लान होगा। उनका अपना एक एहतजाज था, अभी हमने अपना एहतजाज किया है, ऐलान किया है, और बाज़ाब्ता जब आज होगा तो उसके बाद हमारी जो हमारे कायदीन है वो एक फाइनल बताएंगे कि किस किस पार्टी को हमने अपने साथ करना है या अकेले करना है, वो बात की बात है। वो बात में उसमें क्लैरिटी है कि नासिर भट्ट साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क में है, जो धमा चौकड़ी मची हुई है, ओवरऑल वो सब आपके सामने है, और क्या मुतालबात हैं, और फजल रहमान साहब क्या बात कर रहे हैं, और मार्च हो सकता है, एक पहले बड़ा मार्च हो चुका है, एहतजाज हो चुका है। वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब किधर है? मतलब उनको एक उनका बहरहाल वो आप मुझे यकीनी तौर पे बताएंगे कि लाहौर में है या मरी में होंगे या कहीं और होंगे, लेकिन उनका एक रोल होना चाहिए। इज़ अ सीनियर पॉलिटिशियन, वो बिल्कुल मंजरनामे से गायब क्यों है सर? देखें, बात यह है कि एक आप बात करें मौलाना फजल रहमान साहब के आने की। जमहूरियत में जो इख्तलाफात होते हैं उसका हुस्न होता है, इख्तलाफात होना कोई नहीं होता, बैठ के बात हो जाती है। मौलाना साहब ने पहले भी एहतजाज किया, पीपल्स पार्टी आप कहते हैं, लेकिन उनके एहतजाज में क्या ये सूरत हाल होती है जो इमरान खान करता है, जो उसका एहतजाज होता है? आप देखते हैं ये एक अगर कोई जमहूरी तरीके से एहतजाज करता है उसको माना जाता है, उससे बात होती है, टीम बैठती है और हुकूमत उनसे बात करती है, वो बैठ के आपके सामने पहले भी जमात इस्लामी आई, TLP वाले आए, बैठे 3 दिन बैठे, 4 दिन बैठे, बात हुई। लेकिन इमरान खान जो आता है वो जिस तरह उसका तरीका है, अगर वो अपना रवैया चेंज नहीं करेगा हम उसको सियासी जमात समझते ही नहीं। सियासी जमात जो होती है उसका जो एहतजाज का तरीका होता है वो एक जमहूरी तरीका होता है। ये नहीं होता मारते 3 हमारे रेंजर्स वाले गए, पुलिस वाले गए, सैकड़ों क्या 100-150 के करीब पुलिस वाले लोग जख्मी हुए, कोई अस्पतालों में है। ये क्या एहतजाज है? ये एहतजाज नहीं है। आप एक सुबह आके दूसरे वो तो खैर सर कंटेनर तो आप नहीं ना लगाते बाकियों के एहतजाज पे, आप शहर तो बंद सिर्फ तहरीक इंसाफ के एहतजाज पे होता है ना, वो तो नहीं तो एहतजाज का ये तहरीक इंसाफ का एहतजाज आप रिकॉर्ड देख लेना क्या करते हैं। अच्छा, मैं तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब का पूछ रहा था। चलाते हैं, फायरिंग करते हैं, साथ अपने सुबह पुलिस लेके आता है KPK वाला और खुद भाग जाता है हमेशा। इस मैं तो सर जी मैं पूछ रहा था नवाज शरीफ साहब का उनका एक रोल होना चाहिए, एक बड़े के तौर पे एक सीनियर पॉलिटिशियन है, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान, 3 दफा के वजीर आजम है, वो किसी चीज में उनकी दिलचस्पी नहीं है। देखें, मियां साहब के भाई वजीर आजम है, बेटी उनकी वजीर आला है। मैं ये समझता हूँ, मुझे ये पता भी है कि वो हदायत मियां साहब से लेते हैं, लेकिन जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है ना, कोलिशन, फिर आपने सबके साथ चलना। अभी भी मैं कहता हूँ ये वक्त है कि सब सियासी जमातें इकट्ठी होके एक पेज पे जिस तरह की दहशत गर्दी है उसको खत्म करने के लिए। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप किसी अपोजिशन जमात होती है, अगर वो बात ही ना करे, वो कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं जेल से ऐसे करके ले जाऊंगा, वो आके कहे जी हम डी चौक में जहाँ पे इजाजत नहीं है, हाई कोर्ट ने कहा डी चौक में आप नहीं आ सकते, आपको जगह दी जाती है, आप नहीं मानते, आप कहते हैं जो हम अपनी मर्जी करेंगे। तो इस तरह नहीं होता। आपको हमने अपनी आवाम को भी बचाना होता है, अपनी आवाम की हिफाजत करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। डी चौक में ना आने की वजह एक फैसला हो चुका है कि डी चौक में एहतजाज नहीं हो सकता, या डिप्लोमेट्स आके रहते हैं, उनकी हिफाजत करना भी, आवाम की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। एहतजाज करें, पुरअमन तरीके से करना चाहिए। इमरान से बात उस काबिल एहतराम नईम बचौता साहब, आपने नासिर भट्ट साहब की भी बात सुनी और शाहिदा अख्तर साहिबा की भी बात सुनी है।
कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें तो आपकी मर्जी है। मेरा आपसे वैसे सवाल जो है वो सीधा सा है कि मैं ये समझता हूं कि इत्तेहादी जो हैं, आपने अभी खुद भी फरमाया है कि फजलुर रहमान और दीगर तमाम सियासतदानों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि आपने महमूद अचकजई को हुकूमत मुखालिफ तहरीक का सरबराह बनाकर हटा दिया, उन्हें भी छोड़ दिया। ज़्यादातर तवज्जो जो है PTI की वो ट्विटर, एक्स, फेसबुक और टिकटॉक पर चल रही है। इत्तेहाद बनाने की बातें कहाँ हो रही हैं? कौन ऐसा शख्स है जो कि आगे लोगों को फजलुर रहमान या दीगर पार्टियों के साथ मुज़ाकरत कर रहा है? उनकी हदायत के ऊपर 5 रुकनी कमेटी जो है वो दोबारा जो है वो तश्कील दी गई है, जिसमें उमर अयूब साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं और साथ तमाम सीनियर लीडरशिप असद कैसर साहब हैं, राजा साहब हैं, दीगर लोग हैं। जी जी। तो वो तमाम तर किसी किस्म की भी बातचीत के लिए जो है वो मौजूद है, तश्कील दी हुई है और जहां मुतालबात हैं वो भी बड़े वाज़ेह हैं। अब ट्विटर के जरिए या फेसबुक के जरिए या किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए ही आप कोई किसी जगह पर एहतजाज करते हैं या कोई अपना मौक़िफ़ भेजते हैं तो वो डेफिनेटली उस जरिए से ही जाती है, यूट्यूब के जरिए जाती है। तो वो तो प्लेटफॉर्म है ना, उसको तो बिल्कुल रिकॉग्नाइज पूरी दुनिया करती है कि ये अगर ना होते तो आज इससे भी बदतर सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर होती। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर बात की है भट्ट साहब ने, देखें नवाज शरीफ साहब खुद इन्होंने बता दिया कि उनके भाई जो हैं वो वजीर आज़म हैं, उनकी जो भतीजी हैं वो वजीर आला हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि मरूसियत की किस हद तक जो है वो सूरत हाल है कि आपस में ही ओहदे बांटे जा रहे हैं, आपस में ही सारी तरतीब दी जा रही है और मुल्क के लिए कोई सोच नहीं रहा। अगर आप इन तमाम लोगों की प्रेस टॉक्स दिखा दें, चाहे PMLN के रहनुमा हों या पीपल्स पार्टी के हों या किसी और के हों, तो उनका सारा का सारा फोकस ये होगा बुशरा बीबी कैसे निकली, अली मीन कैसे पहुंचे, फलाना कैसे। कोई एक बात मुझे दिखा दे कि उन्होंने कहा कि महंगाई जो है वो कंट्रोल करने के लिए ये हमारी स्ट्रेटजी है, या इतनी हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है, हम मुल्क की आवाम का सोच रहे हैं, हमने हेल्थ कार्ड बना दिया है, हमने पनाहगाहें बना दी हैं, हमने कोई पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई इकदाम किया है, या हमने आइन को असल सूरत के अंदर बहाल करना है तो उसके लिए हमारी ये स्ट्रेटजी है। जब खुद बंदा एक चोरी और डाके से आता है ना, तो फिर वो उसकी सारी अपना टेंडर जो होता है उसी के अंदर चला जाता है कि उस चीज का दिफा किया जाए। तो डेफिनेटली जब पाकिस्तान की आवाम बोलेगी तो वो बात करेगी और वो निकलेंगे, तो उसको रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे, क्योंकि अगर ये बात एक्सेप्ट करते हैं तो फिर इनको अपनी सीट से भी, अपनी ताकत जो इनके हाथ में आई है उससे भी हाथ धोना पड़ता है। तो इनकी बेसिकली किसी तरफ तवज्जो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा, जो मैंने पॉइंट्स गिनवाए इसके अलावा भी सारे, हमेशा खान साहब की प्रेस टॉक्स के अंदर यही होता था। आज भी अगर बदले की बात की जाए ना, तो इमरान खान कहता है कि बदला वो। अच्छा, मैं पंजोता साहब माजरत, चूंकि वक्त की कमी है, नासिर भट्ट साहब सिर्फ इस पे ये फरमा दीजिएगा, उन्होंने तो 5 रुकनी कमेटी बनाई हुई है मुज़ाकरात के लिए, दूसरी तरफ से हुकूमत सिर्फ केसेस पे केसेस बना रही है, तो एक हुकूमत को भी तो आगे बढ़ना है और हुकूमत पे ये जिम्मेदारी होती है, चूंकि आप इन पावर हैं तो आप थोड़ा सा कुछ दें ताकि बात आगे बढ़ती। लेकिन उन्होंने कमेटी बनाई हुई है, आप यानी हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। देखें, जब बंदा कमेटी खेलता है ना, कुछ कमेटी, मुझे आप बताएं, जब इन्होंने महमूद खान अचकजई साहब की आपने बात की, इमरान खान ने कहा मेरी तरफ से महमूद खान अचकजई है वो बात करें, महमूद खान अचकजई साहब थोड़े से एक्टिव हुए तो इसने उनको ऑन करना छोड़ दिया, वो वापस चले गए। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान जो है सिंसियर है, मैं नहीं हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे ने नमाजें पढ़ी, ठीक है, और मौलाना 26 तरमीमी जब 26वीं तरमीम आ रही थी तो इसके साथ ये हमारे साथ बैठे मौलाना साहब थे, सब इकट्ठे बैठ के हम बातचीत कर रहे थे, तो फिर अचानक इन्होंने कहा जी नहीं, हमें मियां अपना इमरान खान साहब नहीं मानते, ये पीछे हट गए। अब भी मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो कहते हैं मैंने 5 रुकनी कमेटी बनाई है, उसकी पावर नहीं है। बुशरा बीबी कहती है, देखा बुशरा बीबी ने कितनी इनको इज्जत दिया बाकी लीडरान को। जब ये 26 नवंबर को इन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश, कोई लीडर वहां नहीं था। अब बुशरा बीबी कहती है उनका पार्टी मैटर है। मैं तो आपसे पूछ रहा था कि आपकी जो हुकूमत है वो क्यों मुज़ाकरात की तरफ और हल की तरफ क्यों नहीं आ रही है। एनीवेज, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब आपका भी, शाहिदा अख्तर साहब और नासिर भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। शाम में बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा 24 साल बाद बिलाखिर हो गया। 2011 में भी एक बड़ी फुल थ्रॉटल अटेम्प्ट थी, अमेरिका की बड़ी मुखालफत रही, लेकिन रूस और
ईरान की हिमायत से बशार अल असद इतना लंबा अरसा गुजार गए। हम यहाँ पर ये सवाल उठाएंगे कि आज जो कल हमने विजुअल्स देखे, आज भी देखे कि बागी फोर्सेस ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। फोर्सेस जो फौज थी बशार अल असद के जो साथ थी, उन्होंने छोड़ दी तमाम अपनी पोस्ट्स और तमाम सियासी कैदी वहाँ पर रिहा कर दिए गए। इसका स्ट्रेटेजिक मतलब क्या हो सकता है? खित्ते की सूरत हाल इसकी वजह से क्या बन सकती है? हमारे साथ फैसल वड़ाच साहब मौजूद हैं, मुहक्किक हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इसको किस तरह से हम इसको क्या इस चीज़ से ताबीर करें कि अमेरिका जो है वो एग्जर्ट करने में अपनी पावर ज़्यादा कामयाब रहा है और ये रूस और ईरान की किसी तरह कमज़ोरी से ताबीर इसको किया जा सकता है? ये हुआ सबसे पहले, ये ट्रांजिशन हो कैसे गया? पहले तो बहुत फुल थ्रॉटल अटेम्प्ट की गई थी, वो तो कामयाब नहीं थी हुई। बहुत शुक्रिया। इसको बायो साहब आप ऐसे देखें कि जैसे कोई चीज एक बहुत कमजोर रस्सी से लटकी हुई हो और उसे कुछ लोगों ने एक आरजी या एक जाली किस्म का सहारा दे के बचाया हुआ हो। तो इस तरह की सूरत हाल कम से कम 2011 से 2011 से अब तक थी, पिछले 13 साल से। क्योंकि बशार अल असद गवर्नमेंट जो है, जो असद रजीम है 54 साल से 54 ईयर से शाम में है, ये अपनी कमजोरी पर पहले दिन से कायम थी। क्योंकि ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, सिर्फ 10 से 15% जो आबादी है वो उसका कंट्रोल था। और 2011 में जब इन्होंने, जो अवाम थे, ज्यादातर लोग थे, उनके एम्बिशंस को इन्होंने एड्रेस ही नहीं किया, तो उसके बाद ये बिल्कुल ही इलेजिटिमेट गवर्नमेंट हो गई। इसकी अपनी हमायत ही खत्म हो चुकी थी। एक तो पहले माइनॉरिटी में थी, फिर इसकी हमायत खत्म हो चुकी थी अपने लोगों में भी। उसके बाद इसको सिर्फ रशिया और ईरान ने हिजबुल्लाह फाइटर्स, दसियों हजारों फाइटर्स की मदद से इसको बचाया था। तो जो हुआ है ये इनएविटेबल था, ये आज या कल होना ही था। अभी ये हुआ है कि उनको वक्त बहुत अच्छा मिल गया कि हिजबुल्लाह भी एक जगह पर बिजी, रशिया भी एक जगह पर बिजी था। तो आप जानते हैं कि बशार अल असद की फोर्सेस, उनको सैलरीज भी नहीं मिली थी, तो वो अकेले फाइट कर ही नहीं सकते थे। अच्छा, ये फरमाइएगा फैसल भाई कि इसका आगे, इसके स्ट्रेटेजिक आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? इसके क्या असरात हो सकते हैं ओवरऑल? देखें, दो इसमें एंगल है। एक पहला एंगल तो ये है कि ये जो भी क्रॉस है ये फिलहाल शाम से बाहर नहीं आएगा, कि शाम से बाहर अब आप फाइटर्स को जाके लड़ता हुआ देखें, ये नहीं होगा। लेकिन जो चीज होगी वो ये कि एक बहुत बड़ी चेंज अब आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे। क्योंकि ईरान ने जो अपना मिलिट्री वेब फैलाया था, ईरान से इराक और मूसल के रास्ते, फिर शाम, वहां से लिबनान और तरतूस वगैरह की पूरी बंदरगाह हमास की तरफ, और फिर यहाँ इधर यमन की तरफ, उसमें शाम को बीच में से निकल जाने की वजह से शाम, लिबनान और हमास के साथ ईरान की सप्लाई लाइन खत्म हो जाएगी। यानी ईरान के वेब का, मिलिट्री वेब का, बल्कि ईरान के बजाय हमें आयतुल्लाह रजीम कहना चाहिए, उनके वेब का बहुत बड़ा हिस्सा बढ़ जाएगा। तो वो वहां पर कमजोर होंगे, जिसके बाद वहां की अपनी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो किसी हद तक अमेरिकन और टर्की के असर में है, किसी हद तक वो वहां पर पावरफुल होगी। अब वो अपनी मर्जी से फैसले करेंगे, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस सबसे ज्यादा बाहर, शाम से अगर हम बाहर की बात करें तो इराक को, टर्की को, इसराइल के सामने आएंगे। काबिल एहतराम फैसल वड़ाइच साहब, अमरीका के नौमुंतखब सदर ने शाम में इनकलाब और बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे पर कहा है कि ये अमरीका की जंग नहीं है। पूछना आपसे ये चाहता हूँ हजूर कि इसराइल का ये पड़ोसी मुल्क है, ईरान का भी एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है, तो इस सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं कि अमरीका जो है वो शाम की सूरत हाल से ला ताल्लुक रह सकता है, और साथ रशिया का मुतालिक और मुस्लिम अरब ममालिक के मुतालिक, ये तीनों बातों पर जवाब दिया गया। क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया। बस आप ये जहन में रखें कि झूठ और प्रोपेगेंडा जंग पे एक वेपन के तौर पर पावर्स इस्तेमाल करती है। आप कभी भी डिप्लोमेसी के अल्फाज को ये मत समझें कि मिलिट्री ग्राउंड पर भी यही सिचुएशन है, क्योंकि झूठ एक वेपन है। अच्छा, ये इसके पीछे कहेंगे तो सही कि हम नहीं हैं, लेकिन जो इनको यूक्रेन में ट्रेनिंग मिली है, HTS को या तहरीर शाम को, जाहिर है वो अमेरिका की मर्जी के बगैर तो नहीं मिली ना। और जो ड्रोन वॉरफेयर इन्होंने रात के वक्त फाइट की है, उसकी भी सारी ट्रेनिंग, और जो इनके पास ड्रोन्स थे वो तो टर्किश ड्रोन्स थे। तो इसलिए ये तो बात, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है कि अमेरिका वगैरह इसको सपोर्ट नहीं कर रहे।
वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि ये जो कुछ हुआ है ये होना ही था, और यहाँ के जो बागी ग्रुप हैं इसके बशर अल असद के खिलाफ जो हैं वो बहुत ताकतवर हो चुके थे, उनकी तादाद नंबर्स में बहुत ज्यादा हो चुकी थी, और वो बहुत देर तक बशर अल असद को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बशर अल असद की गवर्नमेंट आप याद रखें बेपनाह जालिम गवर्नमेंट है। इसके बाप ने एक एक महीने में 40-40 हजार लोगों को अपने शहरों में कत्ल किया हुआ है। और इसने भी, यानी हाफिज अल असद की बात कर रहा हूँ, बशर अल असद ने भी अपने दौर में अगर कोई इसकी तस्वीर को फाड़ भी देता था तो उन बच्चों को कत्ल करके उनकी लाशें बच्चों के पास, उनके वालिदैन के पास भेज दिया करते थे। अभी कल परसों की बातें, जेलों से भी जो लोग रिहा हुए हैं ये वहां 10-10 साल से कैद थे और जेलों में कैद थे, बंद औरतें बेशुमार कैद थी। अभी आप देखें वो जो वीडियोस आ रही हैं, जब जेलों के दरवाजे खुलेंगे तो जेल के कैदी को तो बिल्कुल नहीं पता था कि बाहर क्या सूरत हाल हो रही है, तो उन्होंने चीखना शुरू कर दिया कि शायद हमें मारने के लिए ले जाने लगे। उनको कई मिनट बाद समझ आई कि हमें तो दरअसल बचाया गया है। तो ये एक टैरेंट रजीम थी, एक जालिम रजीम थी। अमेरिका और टर्की अगर इसकी थोड़ी सी भी सपोर्ट करते या कोई भी करता तो इसे जीत ही जाना था। क्योंकि आप एक और बात को नजरअंदाज आपको नहीं करना चाहिए कि यहाँ जो कुछ भी शाम में हो रहा था, खुसूसन 2011 के बाद, ये नेचुरल नहीं था, ये ईरान और रशिया की मदद से हो रहा था। यहाँ के लोग अपनी मर्जी से वो नहीं कर रहे थे। ये आपको बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। ये यूं ही है कि जैसा पाकिस्तान में कोई और बाहर का मुल्क आके किसी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट यहाँ कायम करे और फिर उसकी मर्जी से यहाँ पर सारे फैसले होने लगे, तो ये हो रहा था जो कि बहुत देर तक नहीं हो सकता। अच्छा फैसल बड़ा साहब, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक टायरेंट रजीम थी, लेकिन उसके बाद भी मतलब कोई खास ऐसी तवक्को नहीं है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन मैं ओवरऑल अब आपसे एक वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आलमी सियासत में ना ओवरऑल दुनिया भर में आमराना हुकूमतों की जो ताकत है उसमें हमें इजाफा होता नज़र आ रहा है, और इसकी क्या वजह है कि ये जो मुल्कों में तकरीबन अक्रॉस वर्ल्ड जो राइटिस्ट गवर्नमेंट्स हैं वो पावर में आ रही हैं और जमहूरी उसूल जो है, जमहूरी इदारे जो हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम यूरोप की बात कर ली, हम अपने हमसाये की बात कर लें, हम तुर्की की बात कर लें, हम साउथ लैटिन अमेरिका में बात कर लें, तो इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? देखिए उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जिस तेजी से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और उसमें इजहार की कुव्वत जिस रफ्तार से लोगों के पास आ रही है, और उस इजहार की कुव्वत के साथ जो जत्थे बन के और अपनी पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करने के काबिल हो रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए बहुत सी गवर्नमेंट्स के पास कोई तरीका नहीं है कि वो एक डिक्टेटरशिप का रवैया अपनाएं। क्योंकि इससे पहले कोई भी तब्दीली जब आती थी यंगस्टर्स में उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती थी। अब 2-3 पावर सेंटर्स हैं जहां ये इन तमाम जो कम्युनिकेशन एप्स हैं इसके सेंटर्स हैं, जिसमें टॉप ऑफ द वन सिलिकॉन वैली है। उसके बाद इनको मैन्यूवर करने की 2-3 जगह और हैं। अब वहां से किसी भी जगह से 2-3 साल की मेहनत से वो लोग एक मुल्क में राय अम्मा को चेंज करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसके बाद स्टेट में इतनी पावर नहीं होती कि वो उसके मुकाबले का जो नैरेटिव है उसी पावर से बना सके। आप देखें कि चाइना में, अभी रशिया में, साउथ अमेरिका में, इवन यूरोप में, इवन अमेरिका में भी आप देख रहे हैं कि जो गवर्नर स्टाइल है उसमें थोड़ा डिक्टेटरशिप का स्टाइल आ रहा है। क्योंकि जिस तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं उससे लोग उसको कबूल तो कर रहे हैं लेकिन उसको सही एंगल नहीं दे पा रहे। फैसल वड़ाई साहब, शाम की आबादी में 74% सुन्नी है और आपने भी अभी बताया है कि 5 दहाइयों पर मुश्तमल ये बशर अल असद की हुकूमत का खात्मा हो गया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2 बातें, क्या आप शाम में अब आप अमन देख रहे हैं, और दूसरा एज ए पाकिस्तानी आप चूँकि इंटरनेशनल अमूर पर मुकम्मल गिरफ्त रखते हैं, एज अ पाकिस्तानी आप इस वाक़े को पाकिस्तान से अगर जोड़ते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? 2 बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, मुकम्मल गिरफ्त तो मैं नहीं रखता, लेकिन मिडल ईस्ट को चूंकि मैं देख रहा हूँ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ अमन फिलहाल कुछ देर के लिए तो आपको नजर आएगा। मुझे कल परसों तक शुबा था कि न जाने ये नया ग्रुप है ये हयात तहरीर शाम, ये कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन जिस तरह उन्होंने आके दमिश्क में आके वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और उसके साथ पावर ट्रांसफर का पीसफुल तरीके से उन्होंने उसको स्टार्ट किया है, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि हम माइनॉरिटीज़ को और किसी ग्रुप को कुछ नहीं कहेंगे। तो एटलीस्ट आगाज उन्होंने बेहतर किया है, उन्होंने ब्लड शेड नहीं किया। इससे पहले तक शाम में, इराक में और हमने इन जगहों पर ये देखा कि जब भी पावर चेंज होती थी तो एक ब्लड बात होता था।
कम से कम पिछले 2-3 दिन में या 10 दिन में जब से इनका सफर स्टार्ट हुआ है अदलिब से दमिश्क तक, तो मैंने ब्लड बाथ नहीं देखा कि इन्होंने जहां जहां अपने मुखालफिन को पकड़ा है कम से कम ऐसी वीडियोस नहीं आई कि इन्होंने बहुत से लोगों को कत्ल किया। तो एक होप मुझे है कि इस दफा ये जो चेंज हुआ है, क्योंकि इसके पीछे ताकतवर लोग हैं, तो शायद उन्होंने इसको अच्छी तरह से प्लान किया हो। लेकिन आपको पता है कि जब एग्जीक्यूशन शुरू होती है तो सबसे पहली कैजुअलिटी प्लान ही की होती है। तो पहला प्लान वो इसको बशारुल असद को भगा देंगे, वो उसमें तो इस तरह कामयाब हो गए कि बशारुल असद ने इनके मुकाबले में रेजिस्टेंस ही नहीं की। अब है दूसरा फेज, उसमें दो सबसे बड़े ताकतवर ग्रुप, एक है तहरीर शाम और एक कुर्दिश ग्रुप जो इनके नॉर्थ ईस्ट में है। ये दो बेहद ताकतवर ग्रुप्स हैं। जो कुर्दिश है इनके पास ऑयल की पावर भी है, क्योंकि शाम का जो ऑयल का ज्यादा बड़ा हिस्सा है उस साइड पर है। दूसरा जो ऑयल का हिस्सा है वो सीरियन फ्री आर्मी जो अमेरिकन कंट्रोल एरिया है, जहां 1000 की तादाद में अमेरिकन ट्रूप्स भी हैं, उस जगह पर है। तो ये 3 बड़े ग्रुप्स हैं जिनके दरमियान अब ऐन मुमकिन है कि लड़ाई हो, ऐन मुमकिन है कि दोहा में कोई मुज़ाकरात हो और ये किसी पावर फार्मूले पर एक्टिव हो जाए। तो मैं अब तक जो 10 दिन में मैंने इनकी पेशकदमी को गौर से देखा है, इनका एक शहर में इनके दाखिले को, इनके एक्शंस की, क्योंकि अब तो आपके इल्म में है कि ओपन सोर्स है, तमाम मालूमात फौरन ऑनलाइन आ रही होती हैं, तो आप उसके एनालिसिस से आप एक नतीजे पर किसी हद तक पहुंच जाते हैं। तो मैंने उससे ये गौर किया है कि शायद ये एक जालिम के बाद एक और डिक्टेटरशिप में तो आए हैं, कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद मुझे है कि ये थोड़ा कम यहाँ पर ज्यादा खून खराबा नहीं हो। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच फैसल वड़ैच साहब, आपके तज्जिया दिया आपने। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।